अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र खान स्पोर्ट्स प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में आपके सामने हाजिर है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इतनी सारे विज़िट्स उनके चैम्पियनशिप के, इतने सारे विज़िट्स उनके डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनल चैम्पियन के, जो कि हम उनकी ज़बानी सुनेंगे। लेकिन जो मेरे नॉलेज में आया है कि जापान और इसी तरह से जापान के अलावा ईरान और बाकी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है वो अपने विज़िट्स कर चुके हैं और चैम्पियनशिप के लिए जा चुके हैं। ये जो उनकी ट्रैवलिंग थी, ये जो उनकी स्ट्रगल थी, ये ज़रूर हम उनसे उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं सैयद शाहनूर हुसैन ज़ैदी साहब, जो कि माशाल्लाह कराटे चैम्प हैं। हम आपको लेके चलते हैं उनकी तरफ। मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि उनके कोचेज़ भी जो है वो ये कहते हैं यार अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो इस लेवल तक हो गए हैं। तो हम ये भी पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों। जी शाहनूर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे हैं? सबसे पहले तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया अपने शो पे। वेलकम वेलकम। अच्छा शाहनूर, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आप अपनी टाइमिंग जो है, जो कि वहाँ पर अपनी जो एकेडमी है वहाँ जाने की क्या टाइमिंग तकरीबन होती है? 4 घंटे की क्लास होती है, 5 घंटे की होती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी मर्ज़ी से आता जाता नहीं, क्योंकि मेरा रूटीन शेड्यूल इतना पूरे दिन में टफ़ होता है जी, तो काफ़ी मुश्किल होता है मैनेज करना स्टडीज़ को, दैन उसके बाद घर की चीज़ों को, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। ये तो हमने छेड़ने के लिए एक शोशा छोड़ा था। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये है कि मतलब जैसे बहुत से स्टार हैं हमारे क्लब में, तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। और इसके अलावा ये है कि क्लब की भी टाइमिंग जो है मैनेज करने में इशू होता है। तो डेली में मतलब पहले स्टार्टिंग में मैं तकरीबन 3 to 4 आवर्स ट्रेनिंग करता था, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक्सपीरियंस होता जाता है तो आप जो है बिल्कुल जहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वो चीज़ें आप अवॉइड करते हैं। और अब मैं डेली जो है 2 आवर्स ट्रेनिंग करता हूँ दिन में। 2 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, ये डेली होती है या अल्टरनेट डेज में होती है? बिल्कुल अल्टरनेट डेज भी होती है। ये वीकली एक प्लान बनता है, ठीक है, देन फोर्टनाइट प्लान बनता है, देन मंथली प्लान बनता है। इट डिपेंड्स कि कंपटीशन कितना दूर है। मेरी एकेडमी डेली ओपन होती है? क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि एकेडमी का इस तरह से होता है कि मंडे ओपन है, ट्यूसडे ऑफ है, वेडनेसडे ओपन है, थर्सडे ऑफ है, फ्राइडे ऑफ है, सैटरडे ओपन है, इस तरह से कुछ होता है? हमारी एकेडमी डेली ओपन होती है मंडे से सैटरडे तक, देन संडे ऑफ होता है बिल्कुल। तो मंडे टू सैटरडे जो एकेडमी पर होते हैं उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब आते हैं हर दिन? बिल्कुल, डेली क्लासेस होती हैं। देन बिकॉज उनका शेड्यूल प्लानिंग इस तरह से हुई भी होती है, लाइक अब एक वाइट बेल्ट है, येलो बेल्ट है, ऑरेंज बेल्ट है, उसी हिसाब से जो है उनकी सीक्वेंस बनी हुई है कि डेली कितने जो है उन्हें प्रोग्रेस करवानी है। यानी कि अगर वाइट बेल्ट वाला मंडे को आ रहा है तो वो ट्यूसडे को भी आएगा? बिल्कुल, डेली। अच्छा, वो डेली आएगा? डेली क्लासेस होती हैं, हर डेली क्लासेस होती है, उसमें गैप नहीं होता? कोई रेस्ट डे उनका नहीं? बिल्कुल रेस्ट डे नहीं होता, क्योंकि कुछ एकेडमी में ऐसा होता है कि जी एक दिन अगर क्लास हो रही है तो दूसरे दिन उनका रेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह बहुत अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ ये, क्योंकि जब एक वीक में अगर कोई एक नया बच्चा एडमिशन ले रहा है या कोई भी मतलब वाइट बेल्ट है, येलो बेल्ट है, इतना टाइम नहीं होता। तो अगर हम उन्हें रेस्ट दे दें, मंडे क्लास हो गई, ट्यूसडे गैप हो गया, तो ये गैप में भी उसका माइंड चेंज हो सकता है कि अब ठीक है मैं कल गया था, आज छुट्टी कर लेता हूँ, कल भी छुट्टी कर लूँगा, परसों चला जाऊँगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनकी जो है एक आदत बन रही होती है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, देन वहाँ से मुझे क्लब जाना है, क्लब से मुझे घर आना है, घर आने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो नीचे जाए, गली में दोस्तों के साथ बैठे या कोई ऐसे फालतू काम करे, अपना होमवर्क वगैरह किया, खाना पीना किया, फैमिली से टाइम स्पेंड किया और सो गया। आउटडोर स्ट्रीट एक्टिविटी से बच जाता है वो। बिल्कुल, बहुत फ़ायदा। मेरा अपनी पर्सनल लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि जब पहले मैं लियारी में था, तकरीबन मैं 14-15 साल लियारी में रहा, वहीं से मैंने ये मतलब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की कराटे की। अब तक मैं वहाँ से मतलब लिंक्ड हूँ। देन अब मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी ये जो कराटे से एक लाइफस्टाइल मेरा बना है कि बहुत सी बुरी एक्टिविटीज़ से मैं दूर हूँ। स्ट्रीट की जो मतलब आजकल बच्चे हैं, जनरेशन जो है मतलब बहुत वेस्ट हो रही है, वो अपना टैलेंट, अपना फोकस बहुत वेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ में। तो स्पोर्ट्स से ये मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मेंटली मेरी ग्रोथ हुई है। तो अभी आप कोई क्लास ले भी रहे होते हैं या सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे होते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल क्लास लेता भी हूँ। मतलब जो सीनियर हैं उनसे बिल्कुल मेरी गाइडेंस चल रही होती है, लाइक वीकली डेली नहीं लेता, लेकिन ये है कि वीक में 2-3 दफ़ा
उन्हें अपनी मिस्टेक्स चेक करवाई, उनसे थोड़ा सा मशवरा लिया और देन अगेन ट्रेनिंग क्लास हो गई। लेकिन जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स को भी बिल्कुल क्लासेस होती हैं, लाइक मैं उसकी जूनियर्स क्लास को आप भी लेते हैं एज ए टीचर, एज अ टीचर मैं लेता हूँ। डेली नहीं ले पाता क्योंकि मैं डेली उस टाइम पे होता नहीं हूँ, मेरी एक अलग टाइमिंग है, उस टाइमिंग में थोड़े बहुत बच्चे होते हैं तो उनके साथ तो मेरी गाइडेंस डेली चलती रहती है। अब लाइक एक वाइट बेल्ट है, येलो बेल्ट है, तो उनके लिए डिफरेंट टीचर्स हैं, लेकिन जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं या वो इंटरनेशनल पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ मेरी डेली गाइडेंस चलती रहती है कि आपको किस तरह से जो है ना, इस दफ़ा आपने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, नेक्स्ट ईयर आपको नेशनल में गोल्ड मेडल लेना है। तो इस हवाले से मैं उन्हें गाइडेंस देता रहता हूँ। शानूर, ये बताइएगा कि इस पूरे यानी कि वाइट बेल्ट से स्टार्ट होता है, ब्लैक बेल्ट तक तकरीबन जाता है, ये पूरा एक कोर्स बनता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कितनी ड्यूरेशन तकरीबन लग जाती है मैक्सिमम? ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि जो सामने वाला एथलीट एबिलिटी है के ऊपर या उसके शौक के ऊपर, हार्ड वर्किंग के ऊपर, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। एबिलिटी भी, विलिंग भी, और वो किस किस मकसद से आया, सिर्फ फिटनेस करने आया यहाँ पर या सिर्फ कराटे मतलब शौक से मतलब जो ना देख देख के आ गया लोगों को, या कोई एक एम से आया कि मुझे ब्लैक बेल्ट लेना है या मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, XYZ, मतलब डिपेंड्स कि उसका एम क्या है, विलिंगनेस क्या है। मेजॉरिटी तकरीबन एक अंदाजे से कितना अर्सा चाहिए होता है? मेजॉरिटी एक लाइक अगर एवरेज पर्सन की बात की जाए तो 2 to 3 ईयर्स में, मतलब 2 to 3 ईयर्स का एक ड्यूरेशन है, बिल्कुल वो ले सकता है। ठीक है। अब ये है कि ये बात बिल्कुल है कि अब जितना वो टाइम स्पेंड करेगा उतना वो पॉलिश होगा, उतनी जो है चीज़ें उसे डीप में पता चलेंगी कि अगर मैं ये स्टेप कर रहा हूँ या मैं ये बेल्ट पहना हुआ है तो उसका मकसद क्या है, मैं यहाँ पे हूँ उसका मकसद क्या है, ये स्टेप कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है। अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर वो वाइट से ब्लैक तक पहुँच जाता है। बिल्कुल, आई एम राइट? बिल्कुल। इसमें कोई एज लिमिट? कोई एज लिमिट नहीं है। अब वैसे तो मतलब मिनिमम एज लिमिट है, लाइक अगर वो कम से कम बच्चा जो है वो 10 से 12 साल का हो, उसे हम स्पोर्ट्स में लाते हैं। शुरुआत में उसे बिल्कुल जो है एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, जिससे जो है उसकी मतलब वो समझना शुरू करता है कि ये हो क्या रहा है अब, क्योंकि अगर डायरेक्टली उसे कराटे सिखाना शुरू कर देंगे तो उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आएगा तो उसकी जो है उसका शौक, उसकी विलिंगनेस कम होती जाएगी। तो ये इस तरह से पूरा एक प्लान बनता है। तो आपका कहना ये कि 10 से 12 साल की जो एक एज है ये नेसेसरी है फॉर टू टेक द स्टार्ट फ्रॉम द वाइट बेल्ट, आई एम राइट? बिल्कुल। लेकिन मैंने अक्सर जगह ये भी देखा है कि एज जो है वो 10 साल तक नहीं होती और वो ब्लैक बेल्ट बांधे हुए होते हैं, ऐसा क्यों? अब क्या उसमें कहीं स्टैंडर्ड नहीं होता? बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसीलिए वो जब एक छोटा सा बच्चा ब्लैक बेल्ट पहना हुआ है तो या तो वो किसी शौक के तौर पे पहना हुआ होगा, शौक से, या उन एकेडमी को जो है अपनी प्रमोशन बहुत जल्दी करवानी होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कमा भी रहे हैं। अब जैसे हमारे एकेडमी के टीचर हैं, उन्होंने कमाने से ज़्यादा जो है फोकस किया है स्पोर्ट्स पे, ठीक है, फोकस किया है गेम पे, फोकस किया है अपने स्टूडेंट्स पे, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। कितने तकरीबन स्टूडेंट्स होंगे आपके एकेडमी के अंदर? हमारे एकेडमी में डिपेंड करता है कि लाइक वो तो एवरेज जो चलता है, एक एवरेज जो चलता है, लेकिन एवरेज जो है डेली जो है वो 50 to 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। 40 का एक एवरेज चलता है जी, 40-50 का एक एवरेज चलता है तो 40-50 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 घंटे की एक जो क्लास होती है उस दौरान वहाँ पे वो 2 घंटे की क्लास होती है। अच्छा, 2 घंटे नहीं, आपकी 2 घंटे की, एकेडमी की तो 4 घंटे की है। एकेडमी की 4 घंटे की है, लेकिन वो स्प्लिट हुई भी होती है। अच्छा, स्प्लिट होती है। 2 आवर्स, लाइक छोटे बच्चे हैं 2 आवर्स, ओके बड़े हैं इस तरह से। इस तरह से यानी कि 2 घंटे की क्लास हो गई तो वो चले गए, उसके बाद फिर दूसरी की क्लास स्टार्ट होगी, इस तरह से उन्होंने टाइमिंग को डिवाइड किया। बिल्कुल, क्लास 2 आवर्स की ही होती है। गुड। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि 3 इयर्स का एक टाइम पीरियड चाहिए होता है वाइट टू ब्लैक तक पहुंचने के लिए, आपको कितना अर्सा लगा? मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे 6 साल लगे, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा मेहरबानी हो गई? नहीं, मैं इस एम से आया नहीं था कि मैं ब्लैक बेल्ट लूँ। अच्छा। मेरा बस एक ही एम था कि मैं पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करूँ। अब उसके लिए मेरा मतलब कोई भी मैं बेल्ट पहना हुआ हूँ, मतलब इट डजेंट मैटर कि बस ये है कि आपको स्टैंडर्ड जो है वो मीट करने होते हैं। लाइक वाइट बेल्ट का जो स्टैंडर्ड है वो आपको मीट करना है, येलो बेल्ट का स्टैंडर्ड मीट करना है। अब मैंने फर्स्ट मेडल लिया था सिंध को मतलब रिप्रेजेंट करते हुए ऑरेंज बेल्ट में, जो कोयटा में इंटर प्रोविंशियल चैंपियनशिप हुई थी। वहाँ मैंने मतलब वो मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट चैंपियनशिप थी और मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया था। तो इस तरह से जी। तो वो तकरीबन जो फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था वो कौन सी बेल्ट में हुआ था? ऑरेंज बेल्ट में। ऑरेंज बेल्ट में। तो ऑरेंज आपके कौन से स्टैंडर्ड में आती है? सेकंड में आती है? थर्ड में आती है।
तो थर्ड में आप इस लेवल पे थे कि आप नेशनल चैंप तक जा रहे थे और कोयटा में जाके आपने खेला। तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से एक येलो बेल्ट का स्टूडेंट्स है, क्या वो ब्लैक बेल्ट से फाइट कर सकता है या नहीं? फाइट में एबिलिटी के लिहाज से तो मुश्किल है, लेकिन अगर जी बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि एक ब्लैक बेल्ट का एक्सपीरियंस है उसका ऑब्वियसली 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, और एक येलो बेल्ट है तो उसका विद इन ईयर एक्सपीरियंस होगा। तो वो खैर बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है कि डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन ये है कि अगर येलो बेल्ट कुछ ज़्यादा मोटिवेटेड है तो वो फिर एक अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपका वहाँ पर विजिट हुआ तो आपका येलो टू येलो हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक वेट कैटेगरी में हुआ था और बेल्ट कैटेगरी में, मतलब तकरीबन चीज़ें सेम थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब वहीं से एक स्टार्ट मुझे मिल गया था कि वाकई मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। तो उस वक्त कितने अरसे की ट्रेनिंग आपकी तकरीबन हो चुकी थी? उस वक्त मेरी तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग तक आप येलो बेल्ट तक पहुंच चुके। बिल्कुल। और उस वक्त वहाँ पर जब आपका एक विजिट कंडक्ट हुआ, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया गेम्स के अंदर, तो पार्टिसिपेशन में आपको कोई पोजीशन? मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी वहाँ। फर्स्ट पोजीशन आई थी, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, पोजीशन के अलावा फिर वो जो मेडल्स होते हैं वो पोजीशन के अलावा होते हैं या उसके साथ साथ चलते हैं? नहीं, साथ होते हैं। फर्स्ट पोजीशन को गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड पोजीशन को सिल्वर मेडल, और थर्ड पोजीशन को ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि आप गोल्ड मेडल उस पर जीत गए? गोल्ड मेडल जीते थे। यानी कि आपकी एकेडमी ने तहैया किया हुआ है कि हमने गोल्ड से नीचे नहीं आना। बिल्कुल, कोशिश तो यही होती है। कोशिश यही होती है। पहले भी जो इस दौरान हमारा हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम, तो उसमें यही मैंने देखा है कि जी बस जी गोल्ड मेडल, हमने गोल्ड मेडल से नीचे नहीं आना, ये हमारी एक बिल्कुल हर प्लेयर का यही माशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बात है। इसमें जितना भी क्रेडिट जाता है वो आपके कोचेस को और आपके टीचर्स को जाता है कि जिन्होंने आपको इस लेवल तक लाए और यहाँ तक ला के बिठाया कि जी गोल्ड मेडल से नीचे आप लोगों ने नहीं आना, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन लोगों को हमेशा सुरखरू किया है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज प्राउडली जो है वो कह सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और यही चीज़ जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक टीचर के लिए, कोचेस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन में जिस तरह से आपने बताया कि आप थोड़ा सा स्टक हुए में और आप उसकी वजह से जो है अपनी एकेडमी को टाइम बहुत कम दे पाते हैं। बिल्कुल। तो क्या एजुकेशन में आजकल चल रहा है? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ एविएशन मैनेजमेंट में, माशाल्लाह, फ्रॉम PF की यूनिवर्सिटी। तो ये है कि अब ग्रेजुएशन में अब मेरे साथ स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम रहा है कि स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है या कोइंसिडेंस है कि जब भी मेरे एग्जाम्स होते हैं उसी टाइम पीरियड में मेरा कंपटीशन होता है। तो ये मतलब स्टार्टिंग से ये एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। अब लाइक उसमें फिर इंस्टीट्यूट की भी सपोर्ट मिल जाती है कि दोनों तरफ से, यहाँ से सर वगैरह जो है वो मतलब रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि प्लीज़ आप अलाउ करें प्लेयर को ताकि वो जाके खेले, उसने काफ़ी ट्रेनिंग की है। देन इंस्टीट्यूट से भी जो है वो कभी कभी रिस्पांस अच्छा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, तो उसे मैनेज करना पड़ता है। तो जहाँ इंस्टीट्यूट में आपकी एजुकेशन चल रही होती है तो उनको ये चीज़ मालूम होती है कि हाँ आप एक चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल। तो वहाँ से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है? बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलती है। अब रिसेंटली मैं एक कंपटीशन खेलने गया था कोयटा नेशनल चैम्पियनशिप। तो ये है कि अब नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी कोविड के बाद। सो प्रेसिडेंट से मैंने रिक्वेस्ट की कि इस तरह से मतलब मैं वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरा नाम जो है वो आया कंपटीशन में, तो मुझे पार्टिसिपेट करना है वहाँ पर, और वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी है। बिल्कुल सही। यहाँ से सर लोगों ने मतलब क्लब से, एकेडमी से रिक्वेस्ट की और वहाँ से उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था। उन्होंने मुझे तकरीबन 1 मंथ का जो है वो रिलीफ दिया यूनिवर्सिटी में। और इसी तरह से पहले भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स थे तो उन्होंने मेरी वजह से पूरी यूनिवर्सिटी के जो है एग्ज़ाम शेड्यूल चेंज किए थे, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रिजल्ट भी ला के दिया, तब भी मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। शानूर, मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे वो स्टूडेंट्स, वो सामीन नाजरीन, जो हमारे बच्चे जो है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ताकि जब वो स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर होते हैं तो अक्सर होता है क्या है, जो कि हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि वो कहते हैं जी एजुकेशन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल और गेम को छोड़ दो। और पेरेंट्स भी ज़्यादातर यही करते हैं कि जी अभी तो एग्ज़ाम है, अब एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें खेलने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। तो दिन रात हम पेरेंट्स का क्या होता है कि पूरा प्रेशर सिर्फ पढ़ाई के ऊपर डाल दिया, उसमें वो 18 घंटे सिर्फ पढ़ रहे होते हैं और वहीं ऊँग रहे होते हैं, वहीं सारा कुछ एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होती है। तो उनकी आउटडोर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिल्कुल स्टक हो जाती हैं। उसमें डेफिनेटली इफ़ेक्ट्स उनके उन पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो जो है कम से कम इस चीज़ को देखें कि हाँ उनको कुछ टाइम दें, उनको जब पढ़ाई के दौरान भी चलो कम से कम 2 घंटे नहीं तो आधे घंटे के लिए तो उनको ज़रूर रिलैक्स होना चाहिए।
शानूर, इसमें मैं वापस यहीं से कंटिन्यू करूँगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एग्ज़ाम और गेम, स्पोर्ट्स, ये दोनों चीज़ें चूँकि एक जगह क्लैश हो रहा है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करते हैं शानूर, ये भी हम उनसे जानेंगे। आप सबके लिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आज जो चीज़ हमने शानूर से सीखनी है वो सिर्फ ये है कि जहाँ पर ज़्यादातर हमारे सामीन को, नाज़रीन को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को एक हैज़र्ड होता है कि जी अभी तो एग्ज़ाम है, अभी तो हम गेम को टाइम नहीं दे सकते, अभी तो गेम्स का टाइम है, अभी हम पढ़ाई को नहीं दे सकते। तो वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे नॉलेज में आया है कि ये माशाल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज़ को और टाइम टेबल बना के उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आज हमारे लिए एक एज ए एग्ज़ाम्पल हैं, शानूर हमारे लिए एक एज ए एग्ज़ाम्पल हैं। आइए चलते हैं वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी शानूर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आप सारी चीज़ों को एक स्केड्यूल वाइज जो है मैनेज करते हैं, बिल्कुल, तो ये ज़रूर आज हेल्प आउट कर दें सामीन को कि जी किस तरह से आप वो करते हैं, ताकि वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी भी जा रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज भी जा रहे होते हैं, प्लस गेम्स के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। क्योंकि एक चीज़ हैज़र्ड उनके आगे आ जाता है कि जी अभी तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी तो हम नहीं आ रहे, ठीक है। एकेडमी वालों को बोल दिया, एकेडमी से कोचेस कॉल कर रहे हैं कि भाई हमारी मेहनत हुई है, तुम कहाँ गायब हो गए, 15 दिनों के नज़र ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो कहते जी हमारे तो पेपर हो रहे हैं, अभी तो हम नहीं आ रहे। तो पेपर तो आपके भी हो रहे होते थे, तो उसमें प्लस आप अपने यूनिवर्सिटी को या अपने कॉलेज को या वहाँ के मैनेजमेंट को कैसे एग्री करवाते थे कि हाँ जी मैंने पार्टिसिपेट करना है। जिस तरह आपने बताया कि आपकी गेम की वजह से उन्होंने अपना स्केड्यूल चेंज कर दिया एग्ज़ाम का, बिल्कुल, ठीक है। दैट्स आल्सो एन एग्जांपल फॉर अस। बिल्कुल। तो वो चीज़ कैसे हुई, क्या इन रिटर्न कोई एप्लीकेशन जाती है, क्या जाता है, या कोई इस तरह का कोई एक सर्टिफिकेट या एक रिक्वेस्ट लेटर एकेडमी की तरफ से जाता है, स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से यूनिवर्सिटी में, तो वो ज़रा डिस्क्राइब कर दें प्लीज़। सबसे पहले तो मतलब मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट ये जो है ना, ये पूरा प्रोसेस होता है एक जो प्लेयर है या जो एक स्टूडेंट है उसकी विलिंगनेस से कि वो चाह क्या रहा है। और सेकंड चीज़, विन विन सिचुएशन उस वक्त होती है जब उसको 2 वे सपोर्ट मिले। एक सपोर्ट उसको घर से मिले, एक सपोर्ट उसको उसकी एकेडमी से मिले, थर्ड उसकी विलिंगनेस। देन यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अब जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम था कि यही सेम सबके साथ होती है कि एग्ज़ाम है, आप अपना अभी जो है एकेडमी को छोड़ दो या वो एक्टिविटी आपके काम की नहीं है, वो अभी आप उसको स्टॉप करो और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी खुद इसीलिए अब तक नहीं छोड़ी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल सही। आपकी एक स्पोर्ट्स की जो लाइफ है वो 30 to 35 ईयर्स है, उसके बाद ही आपकी जो है एक असल लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है, और उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी है। आपको पिलर वो एजुकेशन है आपकी, बिल्कुल, आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो मैं इस तरह से करता था कि एग्ज़ाम्स का मुझे जो है पता चल जाता था, लाइक सबको पता चलता है एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उसकी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर देता था। लाइक अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन घर पर पढ़ता था। सबसे पहले क्लास में अटेंटिव, सेकंड चीज़ क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी भी वक्त जो है जा सकता हूँ या मुझे एग्ज़ाम में अपेयर होना है, तो मुझे क्लास में अटेंटिव बैठना है। देन उसके बाद मैं अपनी शेड्यूलिंग इस तरह से करता था, डेली 1 आवर, हाफ आवर स्टडीज़ को दिया, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की। इससे क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल कल मेरा एग्ज़ाम है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप क्लब नहीं जाओ, लेकिन मैं उन्हें ये श्योर करता हूँ कि मैं एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब आप पेरेंट्स को श्योरिटी दे दें, उन्हें गारंटी दे दें कि आपका इसमें मतलब आप फेल नहीं होगे या आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो कभी भी आपको नहीं रोकेंगे। सही बात। क्योंकि एक एजुकेशन, उसके साथ ये एक स्किल है, और आजकल की जो मतलब एक न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है, उसमें आपको एजुकेशन से ज़्यादा स्किल पे फोकस करना है, क्योंकि स्किल आपको कोई फ्री में नहीं दे सकता। एजुकेशन के लिए आपके पास बहुत से फ्री जो ना रिसोर्सेज हैं, लाइक यूट्यूब, लाइक गूगल, आप हर चीज़ वहाँ से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। इसीलिए जो ये कोविड मतलब हमारी ऐसी सिचुएशन रही पैंडेमिक की, उसमें ऑनलाइन क्लासेस रहीं, तो शिकायत ज़्यादातर क्या आई कि स्टूडेंट जो है वो क्लास में अटेंड नहीं कर रहे, फोकस नहीं हो रहा उनका। तो यही वजह है कि इंटरेक्शन नहीं था टीचर्स के साथ। वो भी ज़रूरी है, आपकी प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, और आपको ये श्योरिटी देनी है कि आप जो स्किल सीखने जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छी स्किल है और आप जो है उसके बेस पे बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, जो पेशावर गया था मैं नेशनल गेम्स खेलने, और वहाँ पे जो है बिल्कुल एसोसिएशन की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट लेटर गया था, एकेडमी की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर गया था। तो जब उन्होंने देखा और बाकायदा फ़ोन पे भी बात हुई थी सबकी,
तो जब उन्होंने देखा कि हाँ इनका मैटर बहुत सीरियस है और ये खुद भी विलिंग कर रहे हैं, और मेरी अच्छी माशाल्लाह से CGPA भी मेंटेन हुई थी लाइक 3.5, जो कि एक बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी के लिए। तो उन्होंने देखा कि हाँ जब पोटेंशियल है और ये खुद भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया। ज़बरदस्त, बहुत आला माशाल्लाह। यही चीज़ जो है ना एक एग्जाम्पल बनती है हम सब के लिए कि, और ये चीज़ के जो इम्पॉसिबल का वर्ड होता है, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि इसको अपनी डिक्शनरी से हमें निकाल देना चाहिए। हमारी स्ट्रगल, हमारी मेहनत हर चीज़ को पॉसिबल कर सकती है, और हम कर सकते हैं। हमारे अंदर स्किल्स हैं, एफर्ट्स हम अपनी कंटिन्यू रखें तो हम हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। डिक्शनरी में ये वर्ड रहना चाहिए इम्पॉसिबल, लेकिन इसको आप अपने दिमाग पे मतलब हावी ना करें। अपनी जो पर्सनल डिक्शनरी है ना, जो हमने अंदर एक बनाई हुई होती है ना कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है, तो उस चीज़ को जब तक हम किल नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जिस तरह से आपकी कराटे की फील्ड है, कराटे की फील्ड के अंदर तो आपको ये होता है ना कि ये तो मैंने करना ही करना है। अगर वाइट बेल्ट है तो ब्राउन तक आप अगर जहन में ये बिठा लें कि दिस इज डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस वक्त तो आपके जहन से आपके जो कोचेज हैं वो इस चीज़ को खुरच देते हैं, ख़त्म, कि वाइट से ब्राउन, ब्राउन से जैसे ब्लू वगैरह, ये वो आगे बढ़ते बढ़ते आप ब्लैक तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपका 3 साल का अरसा या जो आपने 6 साल का अरसा, जो आपकी स्ट्रगल होती है, उसमें सिर्फ यही चीज़ होती है कि आपकी स्ट्रगल ही आपको आगे ले जा रही होती है। आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। आप यहाँ तक ये जिस तरह से पहुँचते हैं उसमें डेफिनेटली आपकी अपनी मेहनत भी है, प्लस उसके साथ साथ अपनी डाइट भी, उसको भी आप देख रहे होंगे। आपके स्टूडेंट्स में से या आपके साथियों में से कुछ साथी ऐसे भी तो होते होंगे ना जो ओवरवेट होते होंगे। बिल्कुल। तो क्या वो भी ये गेम कर सकते हैं? ओवरवेट वाले के लिए सबसे पहले उसे जो है फिट होना पड़ता है, उसके बाद ही वो एडजस्ट कर पाता है खुद को। क्योंकि अगर फिट में 2 चीज़ें आ रही हैं जी। एक फिट ये है कि ओवरवेट है लेकिन फिट है, यानी कि भाग दौड़ कर सकता है। बिल्कुल। एक ये है कि वो ओवरवेट उतना ही है लेकिन स्टेमिना नहीं है। बिल्कुल। देखिए ओवरवेट तो मतलब क्योंकि अब जैसे हर वेट कैटेगरी आपको उसी के अंडर अपने मतलब अपने आप को जो है मैनेज करना है। तो ओवरवेट जब अगर आप हो गए तो ऑब्वियसली आपको दोबारा उस वेट लेवल पे अपने आप को लाना पड़ेगा, ताकि आपकी वही परफॉर्मेंस दोबारा से आ जाए, लाइक वही स्पीड आ जाए, वही स्टेमिना आ जाए, वही स्ट्रेंथ आ जाए। क्योंकि वेट बिल्कुल कम होना भी आपके लिए ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा होना भी ड्रॉबैक है। तो ये एक बिल्कुल बैलेंस जो है वो होता है। आइडियल नियर अबाउट 70-80 एक आइडियल कैटेगरीज हैं, 50 भी है, 60 भी है, 55 भी है, 70, 75, 84 प्लस 84। तो ये 50 to 84 या 50 to 90 के बीच में एक एवरेज एक चलता है। बिल्कुल। और आइडियल वेट्स में डिफरेंट कैटेगरीज बनती है। ये कुमिते के लिए। इसी तरह से काता भी एक मतलब हमारी गेम कैटेगरी है जिसमें लेकिन अगर इसको कोई क्रॉस कर जाता है, वो 150 पे चला गया, 190 वेट पे चला गया, देन व्हाट विल बी हैपन? क्या उसको ये जहन से निकाल देना चाहिए कि जी मैं कराटे चैंप बन सकता हूँ? बिल्कुल जहन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब वो इतने वेट पे गया है तो उसकी विलिंगनेस खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं शानूर की जो कि इंसान की बीमारी की वजह से हो जाती हैं। बीमारी एक अलग केस है, वो ओवरवेट हुआ, किसी के अंदर ऐसी चीज हो गई, ऐसी बीमारी हो गई कि वो बचपन से एक ओवरवेट लेके चल रहा है, फिर उसको वो रिड्यूस करने के लिए या बाकी चीजें करने के लिए डेफिनेटली स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज है जो कि हमारी हिम्मत बनाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि जी पॉसिबल नहीं है। उसमें बहुत सारी जगह पे बहुत सारे हमने स्पोर्ट्समैन जिस तरह से जापान के या बहुत सारी जगहों के देखे, बहुत ओवरवेट होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो रेसलिंग खेल रहे होते हैं या बाकी गेम्स को खेल रहे होते हैं। आपने देखा होगा कुश्ती वगैरह के गेम्स खेल रहे होते हैं लेकिन बहुत ओवरवेट होते हैं, लेकिन वो अपना स्टेमिना और बाकी चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। तो उस लिहाज से मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस लिहाज से जो ओवरवेट कुछ लोग हैं, तो क्या वो इस फील्ड के अंदर आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, साथ लेके चलते हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट और साथ चलने वाली बात तो है, क्योंकि एक टीम है तो टीम में आपको जो है एडजस्ट तो करना है सबको। अब लेकिन ये है कि अब एक ओवरवेट प्लेयर है और उसके अगेंस्ट में जो है एक ऐसा प्लेयर है जो अगर ओवरवेट वाला है और उसके साथ अगर वो बीमारी वाला कोई केस होता है तो फिर उसे बिल्कुल एक मेजर किया जाता है कि अगर हम इसका वेट कम करें तो उसको कोई मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो फिर उसी कैटेगरी में है, उसे मतलब साथ रखना है, उसे एडजस्ट करना है। अगर वो कुमिते में नहीं जिसमें वेट कैटेगरीज हैं, क्योंकि अगर उसमें आपने वेट मीट नहीं किया तो आप सबसे पहली क्वालिफिकेशन है आपको अपना वेट पूरा देना है। लाइक एक अगर मैं आपको मिसाल दूं 75 kg एक वेट कैटेगरी है। ये तो हम वेट कैटेगरी उसकी बात करें जहाँ पर हमारे मुकाबले होने हैं। जी, मैं मुकाबले को थोड़ी देर के लिए साइड पे मुकाबले के अलावा तो बिल्कुल साथ वो सब कुछ कर सकता है। मुकाबले के अलावा की बात कर रहा हूँ कि एक कोई स्टूडेंट आया आपके पास एकेडमी में, आपके पास आया या कोचेज ने जो है हमीद साहब ने आपको हैंड ओवर कर दिया कि शानूर ये लो,
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम 2 घंटे आते हो, तुमने इसकी ट्रेनिंग भी करानी है, सारा कुछ कराना है, वो ओवरवेट है, देन व्हाट विल यू डू? क्योंकि उसने मुकाबला नहीं लड़ना, उसने अपने आप को फिटनेस में बरकरार रखना है। तो आप उसको क्या क्या शुरू कराओगे, एक्सरसाइजेस क्या क्या कराओगे, स्टार्ट कहाँ से लोगे? ऐसे बहुत प्लेयर हैं, मतलब ऐसे वही मैं पूछना चाह रहा हूं। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लब में, उसकी स्टार्टिंग इस तरह से होती है ताकि वो लोग जो देखने वाले हैं उनका मॉरल बुलंद हो और वो कह सके कि हाँ जी यस वी कैन डू दैट। बिल्कुल, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी स्टार्टिंग इस तरह से होती है। सबसे पहले उनकी मोबिलिटी पे काम किया जाता है कि उन्हें जो है किस तरह से जो है ना हमें वार्म अप करना सिखाना है, किस तरह से उन्हें स्ट्रेचिंग सिखानी है, क्योंकि स्टार्ट ही सब इन चीज, मतलब कराटे का स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि आपको सबसे पहले वार्म अप प्रॉपर करना है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर करनी है, देन उसके बाद आपको टेक्निक्स पे आना है कि टेक्निक्स क्या हैं, पंच हैं, किक हैं, डाचीज मतलब पोजीशन है, स्टैंड्स हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं मतलब हमारे क्लब में, और वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ ट्रेनिंग करते भी हैं, उन्हें कराते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं। तो उसमें क्या उनकी रनिंग वगैरह पे काम होता है? रनिंग पे जी बिल्कुल, मोबिलिटी पे रनिंग, देन उसके बाद स्ट्रेचिंग, देन उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स, ताकि उनकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे, उन्हें मज़ा भी आए, स्टेमिना भी हो, और टेक्निक्स की तरफ उन्हें स्लो स्लो इस तरह से लाया जाता है। गुड। अच्छा, इसमें अभी तक जो है माशाल्लाह आपने जिस तरह से ईरान का एक स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए विजिट कर चुके हैं, जापान का कर चुके हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ का आपका तकरीबन है जो शेयर करना चाहेंगे अवाम के साथ? मैं थाईलैंड, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, ईरान, दुबई अब तक विज़िट कर चुका हूँ। और जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल अर्ली एज में मतलब मैंने विज़िट किए, जिस एज में एक यंग बच्चा जो है, स्पोर्ट्स का यही फ़ायदा है। अब एक यंग मतलब फॉर एग्जांपल कोई मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, तो वो बिल्कुल ये देख के मतलब शौक होते हैं या वो हैरत करते हैं कि यार आप मतलब कैसे जो है इतनी सी एज में आपने इतने कंट्रीज़ जो है ना वो विज़िट कर लिए। तो मैंने यही कहता हूँ कि मतलब ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स की ही वजह से हुआ है। स्पोर्ट्स एक मतलब मीडियम बना है जिसकी वजह से मैं जो है इतना मुझे एक्सपोजर मिला डिफरेंट कंट्रीज़ का, और इतना मैं जो है मैनेजमेंट करता हूँ, और इतनी मतलब चीज़ें करने के बावजूद स्पोर्ट्स की ही वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे लिए। तो आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ का रहा? मेरा वैसे तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से तो हर कंट्री का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मतलब एक अच्छा लगा वो ईरान में लगा। ईरान में लगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे एक यही बात है कि जैसे एक जापान एक कंट्री है, तो उन्हीं के ट्रेडिशन को वो जो है बहुत सी जगहों पे फॉलो करते हैं। लाइक वहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब ओल्ड एज मास्टर्स हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बेसिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि कराटे में जो है वो बेसिक्स और काता ये एक मेन पिलर है। अगर कोई प्लेयर जो है वो बेसिक्स नहीं कर पा रहा, स्किप कर रहा है, काता स्किप कर रहा है और वो फाइट की तरफ जा रहा है, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल वहाँ पे भी फिट अपने आप को नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और हमारी इंस्टीट्यूट का भी यही एम होता है कि हम स्टूडेंट्स को पहले बेसिक्स कराएं, जिसे कि यॉन कहते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में, देन उसे काता करवाते हैं। काता एक इमेजिनरी फाइट है, बिल्कुल सही। कराटे का स्टार्ट ही काता से हुआ है, देन उसके बाद उसकी जो है रियलिटी होती है, वो रियलिटी उसकी फाइट होती है, कुमिते। तो जापान का तो अपना एक नाम है कि जापान और चाइना आई थिंक इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, या जिस तरह से हम अगर एज ए पब्लिक जो है जो मूवीज़ अगर देखते हैं तो वो ज़्यादातर जापानीज़ और चाइनीज़ मूवी में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस लिहाज से आप क्या समझते हैं, जो जापान का आपका विजिट था वहाँ पर क्या था, क्या बेसिक ये गेम्स वहाँ से निकली हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, ये गेम जो है वो ओरिजिनेट हुई है वो जापान से ही हुई है, और उसके अलावा जो चाइना है, चाइना में डिफरेंट गेम है। लाइक वो कंग फू ज़्यादातर वहाँ पे जो है वो खेला जाता है। कंग फू और कराटे एक डिफरेंट चीज़ है। कंग फू बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जो मूवीज़ में हम देखते हैं, खैर मूवीज़ में तो खैर बहुत सी चीज़ें ओवर एग्जैजरेट की जाती हैं, लेकिन जो कराटे है वो एक बहुत डिफरेंट गेम है कंग फू से। बिल्कुल जब एक चीज़ जहाँ से ओरिजिनेट हुई है जापान से, तो वहीं पे जो है एक इसके रूट लेवल पे काम किया जाता है, इसे एक मतलब सही तरीके से एक स्टूडेंट के सामने पेश किया जाता है ताकि वो उसे अडॉप्ट करे अच्छी तरीके से। फिर जब वो डिफरेंट कंट्रीज़ जाती है, लाइक अब कोई वहाँ जापान जा रहा है, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, देन फिर वो पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ के बच्चों को सिखा रहा है, वो ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं सिखा सकता जिस तरीके से उसे जो है सिखाया गया है, जो ओरिजिनल उसके ट्रेनिंग को लेके आया है वहाँ से, उस तरह से नहीं सिखा पाएगा। बिल्कुल, थोड़ी बहुत चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। लाइक अब एक एक्सपीरियंस है जिसको मतलब पता है कि वो दिन रात, उनकी जापान में ये होता है कि उनकी एकेडमी में जो है ना उनका किचन है,
उनकी एकेडमी में उनकी जो है वो ये एक एज है, करने की जगह है, ये एक एज तो है। उन्होंने अपने जो ना हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हम वो चीज़ यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए वहाँ भी मतलब कोई इतना बड़ा नहीं है, मतलब एक छोटा सा रूम होता है जहाँ वो उसका सिर्फ उसे पता है कि मुझे जो है ना अगर फॉर एग्जांपल जापान को रिप्रेजेंट करना है या मेडल लेना है, तो वो अपने आप को एक छोटे से रूम में जो है ना मतलब बंद कर देता है। अगर एक सिंगल प्लेयर है, वैसे तो पूरी टीम की ट्रेनिंग होती है, लेकिन टीम की ट्रेनिंग होती है 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, उससे पहले भी एक प्लेयर को अपने आप को जो है वो मेंटेन रखना है, फिट रखना है। तो वो अपने आप को जो है एक ऐसी सराउंडिंग में रखता है कि जहाँ उसका सारा फोकस सिर्फ कराटे पे होना चाहिए। यानी कि आपका कहना ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने आप को एक रूम में पैक कर लेता है। बिल्कुल। शानूर, यहीं से हम वापस कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। नाज़रीन, जैसा कि जापान के हवाले से जो नॉलेज हमें मिल रहा है शानूर से, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले शानूर से हम जापान का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे थे, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं किस तरह से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं शानूर के साथ। जी शानूर, जैसा कि आप बता रहे थे कि वहाँ पर एक रूम के अंदर जो है वो एक स्पोर्ट्समैन अपने आप को बंद कर लेता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। जी जी बिल्कुल। मतलब बंद करने से मुराद ये नहीं कि वो सारे काम छोड़ देता है, लेकिन ये कि अब लाइक 24 आवर्स में से जो है ना आप समझ लें कि अराउंड 16 to 12 आवर्स जो है ना उसका मतलब एम यही होता है कि मैं अपने गेम पे फोकस करूं। उसके अलावा लाइक ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ें, उसकी फैमिली है, देन वो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें भी साथ चलती रहती हैं, लेकिन मेन फोकस उसका सिर्फ गेम पे होता है। 12 घंटे जो है वो उसके मिनिमम डेडिकेटेड होते हैं जस्ट फॉर द गेम। जी, और स्प्लिट हुए होते हैं, लाइक किस तरह से उसने जो है शेड्यूल बनाया हुआ है, कुछ सुबह की क्लास ले ली, कुछ दोपहर की ले ली, कुछ शाम में ले ली, कुछ रात में ले ली, इस तरह से जाके उसको। तो वहाँ से आपने क्या सीखा? वहाँ से बहुत कुछ सीखा। लाइक अब जो गेम में मेरी जो चेंजेस आनी शुरू हुई वो तब ही आनी शुरू हुई जब पाकिस्तान से बाहर का एक्सपोजर मिला। जापान, ईरान और भी बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब आप एक एक्सपर्ट को देखते हैं और आप ख़ुद को उससे कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत सारे लैकिंग पॉइंट्स जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जिनसे आप फिर उन लूप होल्स पे खुद भी मेहनत करते हैं, उनसे गाइडेंस भी लेते हैं। अब वो 24 आवर्स मुझे सिखाएंगे नहीं, सही बात है, उन्होंने एक गलती बता दी है, अब आपको उसे अपने माइंड में रखना है, उसको इम्प्रूव, उस पर खुद ट्रेनिंग करते रहना, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि अगर आप वो पॉइंट भूल गए तो फिर आप दोबारा से वो 0 लेवल पे खड़े हुए होंगे। बिल्कुल ऐसे, तो ये इस तरह से वर्किंग होती है इसकी। माशाल्लाह, गुड। अच्छा शानूर, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से जापान का, ईरान का, आपने इसके अलावा थाईलैंड का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, थाईलैंड में कंपटीशन खेलने गया था, तो उसके लिए मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की थी, लेकिन यह है कि बिल्कुल अकेले ट्रेनिंग की थी मैंने क्लब में एक अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। अच्छा। और बस मतलब जैसे एक प्लेयर को जो है फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ पर मैंने खैर इस चीज़ को अपने लिए एक ऑब्स्टिकल नहीं बनाया या एक मतलब हर्डल नहीं बनाया कि यार इस तरह से है तो मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है तो मैं खुद कोशिश करूँगा, एफर्ट्स करूँगा, और मैंने बहुत एफर्ट्स की, बहुत जो है अपने जो है बहुत सी चीज़ों को जो है स्किप किया, फैमिली स्किप की, शादियाँ स्किप की, दोस्तों की गैदरिंग स्किप की, सिर्फ अपना फोकस गेम पे रखा। गुड। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट कंपटीशन ही ईरान से हुआ, जो कि आप समझ लें एक टफ कॉम्पिटिटर समझा जाता है हमारी फील्ड में, कराटे की फील्ड में। लेकिन उससे ये है कि मैं 3-2 से जो है लूज़ कर गया। 3-2 मतलब एक इतना कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन यह है कि वो एक सीनियर प्लेयर भी था। एक और एडवांटेज उसके पास ये था कि वो काफ़ी मुझसे सीनियर प्लेयर था और मैं उसके अगर एक्सपीरियंस से कंपेयर किया जाए तो मैं बहुत जूनियर था। देन फिर उसे मुझे वहाँ से मैंने 3-2 लूज़ किया, देन मुझे अगेन सेकंड चांस मिला, देन मेरी फाइट हुई चाइना से। तो ये दोनों जो है मतलब स्टार्टिंग में ही मेरे साथ मतलब जो मेरे कॉम्पिटिटर थे वो बहुत। क्या एज थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज अराउंड 16-17 थी। तो वो मेरे सामने जो है मतलब दोनों फर्स्ट राउंड में ही एक टफ कॉम्पिटिटर आ गए, जिसकी वजह से चाइना से भी मैं 2-1 से लूज़ कर गया। तो मैं ये समझता था कि अगर मुझे मतलब प्रॉपर उनकी तरह फैसिलिटीज़ दी जाती, मैं विदाउट कोच विदाउट मैनेजर वहाँ गया था, मेरे साथ कोच होते, मेरे साथ मैनेजर होते, मेरा मोरल और हाई होता। तो मैं बिल्कुल उनसे जो है हो सकता है जीतता नहीं, लेकिन
ड्रॉ कर देता कंपटीशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उज़्बेकिस्तान का आपका जो विजिट हुआ, कजाकिस्तान का एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे, वो मेरा मतलब समझ लें कि सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक एशियन लेवल की चैंपियनशिप थी, एशियन कराटे चैंपियनशिप। अंडर 21 में मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जब तक आपका बाकी कंट्रीज का जो है एक्सपीरियंस एक गेन कर चुके थे। बिल्कुल गेन कर चुका था, और उस वक्त मेरी एज भी एक मेच्योर थी, लाइक 18-19 साल का था मैं। तो वहाँ जो है मैं क्वार्टर फाइनल तक पाकिस्तान के लिए मतलब रिप्रेजेंट मतलब मैंने कंपटीशन लड़ा, जो कि एक बहुत आप समझ लें कि एक ऑनर की बात है कि एक पाकिस्तान का जो है प्लेयर वो क्वार्टर फाइनल तक जा रहा है। मेरा फर्स्ट राउंड हुआ उज़्बेकिस्तान से, उसे मैंने 5-1 से जो है उससे मैंने विन किया, क्योंकि वो उसका जो कोच था ना वो मेरे सामने ही बात कर रहा था। वो मुझे ये कह रहा था कि मतलब अपने प्लेयर से कह रहा था कि ये बहुत तुम्हारे सामने जो है ना एक अच्छा चांस मिल गया तुम्हें आगे जाने का, तुम इसे बहुत आराम से हरा सकते हो और तुम आगे जो है क्वालिफाई कर जाओगे, मुझे तुम पे पूरी उम्मीद है। तो इस चीज़ को मैंने जो है मतलब ये नहीं कहा कि यार ये मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है, या मतलब मैं एक स्ट्रेस ले लिया, बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी जो है ट्रेनिंग पे भरोसा था, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा था। मैंने उसे वो राउंड हरा दिया। जब मैंने वो राउंड उसे हराया तो उसके कोच के बिल्कुल एक्सप्रेशन ही अलग थे। अच्छा, वो ऐसे था मतलब समझ ले वो अपने प्लेयर को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये उसकी उम्मीदें ज्यादा बन रही होंगी, इसने कैसे शॉक दे दिया मुझे। देन मेरा सेकंड राउंड हांगकांग से हुआ, उससे मैं 2-0 की लीड से जीत रहा था। लेकिन बस ये कि कहते हैं कि ना कि जब कोच आपके साथ नहीं है ना, जो बाहर से बैठा हुआ आपको जज कर रहा है जी, तो एंड में आके मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अपना स्टेमिना वगैरह जो है लूज कर गया, तो उसे मेरे वीक पॉइंट नजर आने शुरू हो गए। देन उसने जो है मुझसे 3 पॉइंट्स ले लिए और 3-2 से मैं वो राउंड एंड उस पर आके हार गया। जी शानूर, जैसा कि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में खेलने का, जो जिसके लिए आप कोयटा गए थे, तो उस वक्त आपकी एज बहुत कम थी, 14 ईयर्स का, कराची से बाहर जाना और पेरेंट्स के बगैर ही डेफिनेटली गए होंगे। बिल्कुल। तो उस वक्त जो है एक छोटी सी एज के अंदर 14 एज, आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा एज होती है, मुश्किल से शायद मैट्रिक या अंडर मैट्रिक नियर अबाउट इसी तरह से होता है। इसी तरह। तो उस वक्त वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, किस तरह से आप गए और किस तरह से वहाँ पर जाके आपने माशाल्लाह खेला? मैं 14 भी नहीं बल्कि 13। अच्छा 13 जी, एज मेरी 13 थी, 13 साल का था। और ये मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे पेरेंट्स के लिए कि मतलब इस चीज़ को जो है ना मुझे अलाउ करें कि वो एक डिफरेंट सिटी, वो भी कोयटा जैसा, मतलब जहाँ पे हालात जो है उस दौर में कोई इतने मतलब बहुत सही नहीं थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने जो है सर पे जो हमारे टीचर्स हैं उन पे जो है वो ट्रस्ट किया, और जब मेरी देखा उन्होंने कि हाँ ये इसके अंदर पोटेंशियल है और ये कर सकता है कुछ, तो उन्होंने मतलब बहुत वो कहते हैं कि दिल पे पत्थर रख के जो है अलाउ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है वहाँ पर गया, उन्हें मैंने श्योरिटी दी कि मैं कुछ अचीव करके ही आऊँगा। तो मैंने वहाँ पर मतलब फर्स्ट गोल्ड मेडल ही से स्टार्ट लिया। और ये कि जब ये न्यूज़ मेरे फादर ने सुनी तो वो खुद जो है वो अपने सब मतलब काम वगैरह सब छोड़ के जो है वो नेक्स्ट डे बिल्कुल जो है वो वहाँ कोयटा आ गए। अच्छा, नेक्स्ट डे। और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मतलब वो आ गए। मैं तो उस वक्त मैं जीता था, रात में जब सोया सुबह उठा देखा मेरे फादर वहाँ बैठे हुए थे, तो और जो है मेरी मोटिवेशन जो है और मेरा मोरल जो है वो अप हो गया, बुलंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है और इंक्रीज हुआ होगा। बिल्कुल, फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि असल में मेन चीज़ होती है पहली सीढ़ी चढ़ना। बिल्कुल, वहीं से पहली सीढ़ी आप चढ़ गए और वो भी माशाल्लाह गोल्ड मेडल से चढ़े, तो उसके बाद तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से आप माशाल्लाह आपकी एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है और साथ साथ आपने अपनी स्पोर्ट्स को भी स्ट्रीमलाइन रखा हुआ है, वो भी आपकी साथ साथ चल रही है, इसके आगे जो है कोई फ्यूचर प्लानिंग है आपकी गेम के हवाले से, या आपकी परमानेंट कहीं प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो क्या इसको आप छोड़ देंगे या क्या करेंगे? प्रोफेशनल लाइफ में तो यह है कि जब तक और जहाँ तक मतलब मैं कंटिन्यू कर सका तो एज अ प्रोफेशन मैं कराटे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ओके। क्योंकि अब ये है कि लेकिन लाइफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, आपको नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। तो प्रोफेशनल तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा जब तक मैं रख सका। यस, अगर लाइक मैं जो है अपनी एजुकेशन फील्ड मतलब जो मैं एविएशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ उस फील्ड में मुझे चांस मिला तो मैं बिल्कुल वहाँ उसमें भी जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 से 15 साल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं कराटे में। मतलब मैंने 2009 में स्टार्ट किया था और आज 2021 है, तो एक अच्छा मतलब टाइम पीरियड मैंने टाइम कराटे को दिया है। लेकिन यस, अब ये एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक लाइफस्टाइल है, तो ये मैं छोड़ नहीं सकता। और अगर मैं छोड़ूंगा भी तो मेरी बॉडी ये अलाउ नहीं करेगी मुझे कि मैं जो है एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ करूँ, लाइक मैं बेवक्त खाना पीना करूँ या बेवक्त सोऊं, या मैं मतलब
मतलब क्योंकि मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता है। अभी भी अगर मैं 2-3 दिन मतलब कंटिन्यूसली ट्रेनिंग नहीं करूं तो मेरा माइंड दूसरी चीज़ों में भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। लाइक मेरा फोकस कम हो जाता है चीज़ों पे और मैं बहुत इरिटेट होता हूँ चीज़ों से, बहुत जल्दी जो ना मुझे गुस्सा आता है, मतलब तो इस तरह से मैनेज नहीं होता, क्योंकि एक जिस्म को एक सर्कैडियन मतलब वो कहते हैं रिदम बनी हुई है मेरी बॉडी की, तो उसी तरह से वो क्लॉक जो है काम करती है। गुड। जी शानूर, अच्छा ये बताइएगा कि लास्ट में चूँकि प्रोग्राम भी अपने बिल्कुल इख्तिताम के करीब करीब है, लास्ट में आप अपना कोई कोचिंग खोलने का इरादा है कि इसी तरह से कि एकेडमी आपकी भी बन जाए? नहीं, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो है टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा यार पता है कि मेरे कोच भी ये सुन रहे होंगे, मैं भी बोलेंगे हाँ तो अगर वो सुनेंगे मतलब मुझे वो सपोर्ट ही करेंगे इस चीज़ में। अच्छा, सपोर्ट ही करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो उनकी तरफ से सपोर्ट होगी अगर आप एकेडमी? बिल्कुल सपोर्ट होगी, लेकिन मेरा कोई ऐसा प्लान है नहीं। ऐसा कोई प्लान नहीं? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपकी जिस तरह से प्रोफेशनल एक जॉब लगती है तो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू के हाउ कैन मैनेज दैट, लेकिन आप उसमें कोशिश करेंगे कि उसको मैनेज साथ साथ करते रहें? जी, कोशिश यही रहेगी क्योंकि स्पोर्ट्स मैं कंटिन्यू रखूं, लेकिन यही है कि अब डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको लाइफ में जो है ना वो अवेल करने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स की एक लिमिट है, आप 30-35 ईयर्स तक एज अ प्लेयर खेल सकते हैं जी। यस, अगर आपको कंटिन्यू करना है एज अ कोच, एज अ जज, एज अ रेफरी, तो वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन मुझे सिर्फ एज अ प्लेयर ही कंटिन्यू करना है। लेकिन 30-35 एज आपकी जो है करियर स्टॉप हो गया, देन आपको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी जाना है, फैमिली होगी और भी बहुत सी सारी चीज़ें होंगी। मेरे अपने डिफरेंट गोल्स चली जाती हैं, डे टू डे डिफरेंट गोल्स हैं, तो उन्हें भी अचीव करना है। गुड शानूर। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज जो है आप पब्लिक तक देना चाहें अपना रिगार्डिंग स्पोर्ट्स के हवाले से, कराटे के हवाले से, और उसके साथ कोई मैसेज हमारे चैनल के लिए? बिल्कुल मैसेज है, और स्पेशली यूथ के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। मतलब जितना अब तक का मेरा एक्सपोजर है कंट्रीज़ का और इस फील्ड में और पाकिस्तान का भी, तो वो यही है कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से भी, यूथ से भी, कि वो अपना जो है टैलेंट और स्पेशली अपना टाइम वो वेस्ट नहीं करें, मतलब बहुत सी फजूल चीज़ों में। अब फजूल में आपका जो है बहुत सी चीज़ें आ गई, लाइक ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करना, ज़्यादातर गली में टाइम स्पेंड करना, तो आप नहीं भी चाहेंगे ना, आपको यहाँ से कोई ना कोई एक बुरी आदत या बैड हैबिट जो है वो लग जाएगी, और अगर वो आपने अडॉप्ट कर ली तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल जो है वो बर्बाद हो जाती है इस तरह से। इसीलिए स्पोर्ट्स को आप कंटिन्यू करें, स्पोर्ट्स में आप आएँ। स्पोर्ट्स एक आपको जो है हेल्दी, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देता है, आपकी जो है मेंटल ग्रोथ होती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे जो है ना वो मतलब मुतमईन होते हैं कि ये बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए आप जो है अपना टैलेंट, अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया नई चीज़ें अडॉप्ट कर रही है, हमें भी वो अडॉप्ट करनी है, क्योंकि हम वो अभी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इस वक्त करंट सिनेरियो में 2021 में पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ जो है वो दुनिया से मैं कहूँगा कि 100 साल पीछे, जबकि हमारे पास हर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसका सही यूज़ करना आप ये सीखें लोगों से। और आप इस चीज़ को सीखने के लिए मैं बताऊँ किसी के पास नहीं जाएं, आपके पास घर बैठे यूनिवर्सिटी है, और वो फ्री यूनिवर्सिटी है, वो है यूट्यूब, वो है गूगल। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, डिफरेंट मनी मेकिंग स्किल्स सीखें, डिफरेंट जो है आप एक्टिविटीज़ करें। उससे क्या है कि आपकी लाइफ जो है ना वो एक बैलेंस हो जाएगी। अप्रिशिएटेड योर मैसेज, दैट्स ग्रेट। लास्ट में कुछ चैनल के लिए बिल्कुल यही कि आपने ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी, तो मतलब इतना मैं खुल के इन चीज़ों पे बोला, क्योंकि जितने भी दूसरे इंटरव्यूज़ लिए हैं तो वो बहुत मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिसमें हम तमाम एक्सपीरियंस, तमाम अपने जो है फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। तो इट्स लाइक वेरी मतलब इट्स एन ऑनर कि मैं मतलब आपके साथ बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ वीनस चैनल पे। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका तशरीफ़ आवर के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, दिल नहीं कर रहा कि इस प्रोग्राम को इस वक्त जो है क्लोज़ कर सकें, इस एपिसोड को, क्योंकि शानूर से जिस तरह मज़े की बातें चल रही थी, और मुझे लगता है कि शायद मुझे एक दफ़ा और इनको बुलाना पड़ेगा, और वो भी मुझे इस तरह से सोलो प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, इनके कोच को, हमीद साहब को भी साथ बिठाना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा फिर बातें करने का। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।